सिर्फ गिरफ्तार नहीं करके मगर उनको जलील करने की जो कोशिश की जा रही है, उसका मकसद सरासर यही है कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक विटनेस। वो बहुत ही अहम पब्लिक विटनेस है 2 या 3 केसेस में। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो FIR को लेकर उनकी गिरफ्तारी 20 शुक्रवार 20 सितंबर को हुई दोपहर में, वो FIR को लेकर संजीव भट्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट में दलील लगाई थी। जिस दलील का नंबर है 135 और 2011, इसका भी जिक्र मैंने किया है प्रेस रिलीज में। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील पर नोटिस इशू किया था गुजरात सरकार पर, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पूरा FIR का मामला, जो संजीव भट्ट मानते हैं गलत FIR है, हम मानते हैं गलत FIR है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मैटर है, तो क्या जरूरत थी गुजरात पुलिस को जल्दबाज करके इस तरह गिरफ्तारी करने की? ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, यही संजीव भट्ट ने 2009 से लेकर स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे 2002 में, जब गोधरा कांड के बाद गोधरा कांड के बारे में सब ऑर्गेनाइजेशन ने निंदा प्रकट की है। हमने सिर्फ नहीं, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ट्रेन बर्निंग और गोधरा कांड में जो हुआ उसके बारे में बहुत ही सख्त निंदा प्रकट करते हुए किया है कि जिसने किया है उसकी ऊपर सजा होनी चाहिए। मगर गोधरा कांड को लेकर आप 19 जिलों में रेप्राइजल किलिंग्स, जिसको बोलते हैं रिवेंज किलिंग्स, को अगर स्टेट साथ देगी और 2500 लोगों का कत्लेआम होगा, तो ये कोई लोकशाही में इसको जगह नहीं लगता, कोई संवैधानिक मुल्क में ये जगह नहीं लगता इस तरह रेप्राइजल किलिंग्स। और उसके लेकर ही हमारी संस्था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड लगातार 2002 से 65 से ऊपर केसेस हमने लड़े हैं, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और सबसे अहम केस हमारा जो है वो ज़किया एहसान जाफरी और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसने साथ में मिलकर एक क्रिमिनल कंप्लेंट की थी 8/6/2006 को, जिसमें 2000 पन्ने के डॉक्यूमेंट्स, 2000 pages of annexures were annexed to this criminal complaint, in which friends Narendra Modi is accused number 1. Accused number 1 is Narendra Modi, and there are 61 others, cabinet ministers, IAS officers, IPS officers, who we believe in the construction of this complaint participated in the criminal conspiracy to conduct reprisal killings, to subvert evidence and to destroy evidence. ये केस में संजीव भट्ट ने 2009 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जिसके मुख्य है डॉक्टर R.K. राघवन, उसके सामने उन्होंने अपना बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने बयान नवंबर 2009 में दिया। बयान देते ही जब SIT की टीम ने उनको बुलाया बयान देने के लिए, तो बयान का डेट उनके सामने आ गया नवंबर 2009 में। अचानक उनके पास अमित शाह का फोन आता है कि आपका बयान देने का डेट हो गया, आप संभाल के बात कीजिए। मगर SIT में भी लीकेज हुआ, SIT से भी कहीं ना कहीं सरकार को मालूम पड़ गया कि ऑफिसरों को बुलाया जा रहा है और वही ऑफिसरों के साथ दम। इसके बावजूद संजीव भट्ट ने अपनी बयान दिया, 2-3 स्टेटमेंट उन्होंने SIT के सामने दिए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता गया। मई 12, 2010 को AK मल्होत्रा जो SIT के IO थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ज़किया एहसान जाफरी और CJP के केस में सबमिट कर दी। उसके बाद बार अखबार में लीकेज स्टोरीज के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, SIT में क्लीन चिट, इस तरह के अखबार में स्टोरीज आने लगी जो स्टोरीज का कोई बेसिस नहीं था। उसके बाद दिसंबर 2002 में जब प्रशांत भूषण को MIT से हटाया गया, जब गुजरात सरकार ने विरोध किया प्रशांत भूषण के नाम से, तो नए MIT स्टूडेंट श्री राजू रामचंद्रन जी को अपॉइंट किया गया। और पहली बार जनवरी 2011 को राजू रामचंद्रन ने अपने रिपोर्ट में 10 पेज के रिपोर्ट में कुछ बातें रखी जो रिपोर्ट आज भी आप और हमारे सामने नहीं है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में ऑर्डर आए उसके बाद में इससे ये सामने आता है कि हिज रिपोर्ट वेंट अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ SIT। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में उनको कहा कि आप SIT को बाईपास करके डायरेक्टली पुलिस विटनेसेस को मिले। इसके बाद वो संजीव भट्ट को भी मिले और दूसरे लोगों को भी। ये सब डिटेल आपके सामने देने का मतलब यही है कि जब तक गुजरात सरकार और उनके लोगों को लगा कि ये केस में कुछ होने वाला नहीं है, तब तक ये सब मामले ठंडे थे। जैसे उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थोड़ी सीरियस होने जा रही है, अभी हो सकता है कि FIR से ज्यादा चार्जशीट हो जाएगा मोदी के खिलाफ, जो 12 सितंबर का ऑर्डर अभी आया है, तब से उन्होंने ये कार्रवाई सख्ती से, गलत कार्रवाई संजीव भट्ट के खिलाफ और हमारे खिलाफ भी शुरू की।
मुद्दा संजीव भट्ट का मैं आपको कहने जा रही थी। अप्रैल 2011 में उन्होंने एक एफिडेविट जो पब्लिक के सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दी जहाँ पे उन्होंने 27 फरवरी 2002 पे जिस तरह के गैर संवैधानिक इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री ने दिए थे उनके बारे में तफसील से बताया। इसके बाद 18 जून 2011 को वो राजू रामचंद्रन को मिले। राजू रामचंद्रन से मिलने से 2 दिन पहले जो उनके साथी के ऑफिसर केवी पंत ऑफिसर थे, उनका कांस्टेबल थे, उनके ड्राइवर भी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया उनके खिलाफ ये कहते हुए कि जो दलील आप जो एफिडेविट मैंने करवाई वो आपके दबान के अंदर करवाई। अभी बहुत ही अनोखी ये बात है कि यही पंत ने एसआईटी को मार्च महीने में ये कहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है 27 फरवरी के बारे में, और वही पंत आज कहता है जून महीने में जैसे वरिष्ठ जैसे माइकल सूर्य अहमदाबाद पहुंचते हैं तो केवी पंत ये कहता है कि आपने मुझे दबान डाला। पंत आज भी गुजरात सरकार में कांस्टेबल है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का दबाव उनके ऊपर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि दिस इज अ फॉल्स एलिगेशंस being made against a public witness who has critical documentary evidence about the role of the chief minister and other functionaries in 2002. But more importantly इस तीसरी बात है कि 27 सितंबर 2011 को संजीव भट्ट ने दूसरी एक हलफनामा दूसरे एक संवर्तनमा उन्होंने एक हाईकोर्ट में दर्ज की जिसमें उन्होंने कहा कि हरेन पंड्या की मर्डर को लेकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हरेन पंड्या जो एक मोदी सरकार में 2002 में मिनिस्टर मंत्री थे और उनकी हत्या हम मानते इसीलिए की गई या करवाई गई। करने वाले कौन थे? कोर्ट डिसाइड करे, मगर करवाई गई क्योंकि उन्होंने अपना बयान कंसर्न सिटीजन्स ट्राइब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस कृष्णायर, जस्टिस पीवी सावंत और जस्टिस सुरेश के सामने दिया। जस्टिस सावंत पुणे में रहते हैं, जस्टिस सुरेश बम्बई में रहते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं भी हाजिर थी वो मीटिंग में, वो ट्राइब्यूनल की मैं कन्वीनर थी। हरेन पंड्या ने हमें कांटेक्ट करके कहा कि मुझे बयान देना है ऑफिशियली कि हमारे सामने 27 फरवरी की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने क्या ये बयान देते हैं। मई 2002 में 3 जजेस के सामने, 3 फॉर्मर जजेस के सामने ये बयान देते हैं। उनको पार्टी से गिराया जाता है, उनको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाता और मई 2003 में उनकी दिन में हत्या लॉ गार्डन में वॉकिंग हो जाते हैं, उनकी हत्या होती। उसी दिन उनके बारे में उसके पिताजी ने उसी दिन बयान दिया कि दिस इज अ पॉलिटिकल अटैक। A month back, the High Court has held the CBI investigation faulty in the CBI. Now, Sanjeev Bhatt, on 27/9/2011, has stated on affidavit before the Supreme Court that he was asked by both Amit Shah and the Chief Minister not to reveal documentary evidence to the CBI regarding the role of his superiors on some questionable issues related to Haren Pandya's assassination. I have got affidavit copies here, soft copy मैं आपको भेज सकती हूँ जिसको भी इंटरेस्टेड। ये 27 को दाखिल होता है एफिडेविट और 30 को उनका अरेस्ट। It is very clear that he is being targeted because he is one of the officers who has got evidence, just like Mr. Shiv Kumar had evidence, Mr. Rahul Sharma had evidence, even Mr. Rahul Sharma has been charged. So this is directly in connection with the recent affidavit file and also the earlier affidavits he had filed. Lastly, I want to say that character assassination that is going on about Mr. Bhatt, supposedly he has got a 302 case against him, etc. आप प्लीज ये सब बारीकी से एग्जामिन कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है पत्रकारों में से मैं उनको डिटेल दे सकती हूँ। 2004 तक सरकार संजीव भट्ट को बैन कर रही थी। दोनों इंसिडेंट, जो एक रिक्रूटिंग स्कैम है और दूसरी बात एक दंगों के मामले में एक आदमी जिसने रीनल फेलियर से उसकी मौत हुई, 302 की मौत हुई थी। उसकी हकीकत अलग है, बट स्टेट ऑफ गुजरात वाज बैकिंग संजीव भट्ट, refusing to give sanction for his prosecution till 2004. The moment they found that this officer has got some evidence which he is not willing to bend on related to 2002 and 2003, which is Haren Pandya's assassination, तो उन्होंने खुद का GR 10 साल पुराना GR उन्होंने पास किया था 1990 में कि नहीं, he acted in the line of duty and he must be protected, इसलिए उन्होंने sanction refuse किया था। वो GR रिवर्स करने की प्रक्रिया उन्होंने तब 2004 से शुरू। Sanjeev Bhatt has challenged all this in the court. Point is very simple. The court will decide whether Modi is guilty or not. Court will decide whether Sanjeev Bhatt has given authentic evidence or not. But why should a state government misuse state power to arrest and intimidate a public witness? If Modi was sure
that it was a fair level playing field. तो उनको हो जाने दो बयान उनका, टेस्ट करो उनका एविडेंस, जो भी आपको दलील करना है उनके सामने कोर्ट में कीजिए। इस तरह गलत तरीके से स्टेट की यंत्रणा यूज करके, अरेस्ट करके, छापा उनकी माँ के घर पे, भाइयों के घर पे, बहनों के घर पे डाल करके इस तरह किसी को ह्यूमिलिएट करना और दबान लाने की कोशिश करना is nothing short of an effort to intimidate a public